दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि एक लड़की की शादी मुर्गे के साथ हो गई, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक लड़की की शादी मुर्गे के साथ कैसे हो गई। आइए सुनते हैं। ये कहानी पुराने जमाने की बात है। वो जमाना जब गांवों में लोगों की सोच तंग थी, दिलों में जरा भी एहसास ना था और जहालत इस कदर फैली हुई थी कि इंसान अपने आप को भूल चुके थे। उस जमाने में सोना चांदी नाम का मुल्क था। उस मुल्क के किसी कोने में बसा हुआ था एक गांव जिसका नाम था चंचल नगर। लेकिन वहां के लोग चंचल नहीं थे। वो गांव इतना अनपढ़, इतना जाहिल था कि वहां के लोग अपनी ही बेटियों पर ऐसा जुल्म करते जिसे सुनकर दिल कांप उठे। वहां यह अजीब और बेहसी की रस्म थी कि जब किसी की बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रखती तो उसके बाप और घर वाले उसकी शादी एक रात के लिए किसी जानवर से कर देते। कभी किसी लड़की की शादी बंदर के साथ कर दी जाती, कभी बकरे के साथ, कभी कुत्ते के साथ और कभी तो किसी काले कौवे के साथ। और अगली ही सुबह गांव के वह जाहिल लोग बड़ी शान से उसकी शादी किसी आदमी से कर देते, यह सोचकर कि अब यह लड़की सिर्फ बेटों की मां बनेगी, यानी अब यह सिर्फ बेटे पैदा करेगी। यह कैसी सोच थी, कैसी जहालत थी, ये कोई नहीं पूछता। पूछता भी कौन? गांव के सब लोग तो इसी जहालत में डूबे हुए थे। गांव की गलियों में जब रात होती तो किसी ना किसी घर से किसी प्यारी लड़की की सिसकियों की आवाजें आती। वो लड़कियां जो दिन में अपने घरों की चौखट से झांक कर आसमान को ताकती, किसी दूर की उड़ती चिड़िया को देखकर सोचती, काश हम भी ऐसे परिंदे होते, उड़ जाते। इस जहालत से दूर गांव के लोग अपने आप में मस्त रहते। उन्हें इस बात से कोई फर्क न पड़ता कि उनकी बेटियां अंदर ही अंदर मर रही हैं। उनका बचपन, उनकी जिंदगी हर रात किसी जुल्म की भेंट चढ़ रही है। वो मर्द अपनी बेटियों की तकलीफ देखकर भी अंधे बने रहते और औरतें वह भी मजबूर थीं। उनकी आवाजों पर तो ताले लगे थे, कोई बोलता भी तो उसकी आवाज हवा में खो जाती। चंचल नगर की गलियों में यह जुल्म बरसों से चलता आ रहा था। लड़कियां सपनों में भी डरती रात को नींद न आती, क्योंकि मालूम होता किसी भी दिन वह बारी उनकी आ सकती है। इन्हीं हालात में एक दिन, उस दिन गांव की मिट्टी में एक नया मोड़ आने वाला था। वहां एक मुसाफिर आ पहुंचा। वो एक बूढ़ा शख्स था। उसके चेहरे की झुर्रियां उसके तजुर्बे की गवाही दे रही थीं। आंखों में थकावट थी, मगर लहजा नरम और प्यार से भरा हुआ। उसकी चाल में सुकून था, जैसे जिंदगी ने बहुत कुछ दिखाया हो मगर दिल अब भी नरम हो। और उसके साथ था एक ऐसा साथी जिसे देखकर लोग दंग रह गए। उस बूढ़े शख्स के साथ था एक मुर्गा, मगर वो कोई आम मुर्गा ना था। इतना बड़ा, इतना खूबसूरत मुर्गा गांव वालों ने पहले कभी ना देखा था। उसका जिस्म सुथरे सफेद और सुनहरी रंगों से चमक रहा था। गर्दन पर छोटे छोटे रेशमी पर थे जो सूरज की रोशनी में चमक उठते। उसकी लाल कलगी इतनी सजीली थी कि दूर से नजर पड़ते ही आंखें ठहर जातीं। और उसकी चाल ऐसे चलता था जैसे किसी बादशाह का वजीर हो। मुर्गा यूं सिर ऊंचा करके चलता कि लगता हो जैसे वह खुद को भी जानवर ना समझता हो। उसके पंजे मजबूत थे, उसकी आंखों में अजीब सी समझदारी झलकती थी। लोग देखते रह गए। वो बूढ़ा शख्स और उसका यह खूबसूरत मुर्गा गांव की तंग गलियों से होते हुए आगे बढ़ते गए। गांव की औरतें, वो औरतें जिनकी आंखों में बरसों से आंसू सूख चुके थे, वो औरतें उस मुर्गे को देखती रहीं। किसी के होंठ थरथराने लगे, किसी की आंखें भर आईं, कुछ तो वहां खड़ी खड़ी सुबकने लगीं। वो बूढ़ा शख्स जिसने उन औरतों और लड़कियों के आंसू देखे हैरान रह गया। उसने सोचा, अरे ये लोग मेरे मुर्गे को देखकर हैरान क्यों हो रही हैं और रो क्यों रहे हैं? क्या इस गांव में कभी किसी ने मुर्गा नहीं देखा? लेकिन वो ज्यादा सोचता नहीं रहा। उसने सिर हिलाया और बोला, चलो दोस्त, अब हमें आराम करना चाहिए। गांव के किनारे पर एक बहुत बड़ा दरख्त खड़ा था। वह दरख्त इतना पुराना था कि उसकी जड़ें जमीन को चीरती हुई बाहर निकल आई थीं। बूढ़ा शख्स उस दरख्त के साए तले बैठ गया। मुर्गा उसके पास ही बैठा, कभी अपनी गर्दन खुजलाता, कभी गांव वालों को घूरता जो अब भी दूर से इस अजीब मेहमान को देख रहे थे। सूरज डूबने वाला था। आसमान पर हल्की सुर्खी बिखरी हुई थी। गांव की गलियां उस अजीब से सन्नाटे में डूबी हुई थी जिसमें हवाओं की सरसराहट भी किसी साजिश की तरह लग रही थी। वो बूढ़ा मुसाफिर, असल में जो एक हकीम था, अपने मुर्गे के पास बैठा पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। उसका बदन सफर की थकान से टूटा जा रहा था।
गर्द भरे चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। आंखें हल्की बौंझिल हो रही थीं। थोड़ी देर चैन से बैठने के बाद उसने मुर्गे की तरफ देखा। वह मुर्गा जो अब भी अपने मजबूत पंजों को जमीन पर जमा कर बैठा था, गर्दन को झटकता आंखों से गांव की गलियों पर नजर रखता। हकीम साहब ने प्यार से उसकी गर्दन पर हाथ फेरा और बोला, आज का दिन बहुत लंबा था, सफर भी क्या कम था। और देखा कैसी अजीब बस्ती में आप हंसे हैं। हम सुबह से हमने एक दाना तक नहीं खाया। चलो बेटा, कोशिश करते हैं, शायद किसी के दिल में प्यार आ जाए और वह हमें खाना दे दे। इतना कहकर हकीम साहब उठ खड़े हुए। उनका थका बदन मगर अब भी हिम्मत जुटाकर चल पड़ा। मुर्गा भी उनके पीछे चेहो लिया। गांव की तंग गलियों से होते हुए हकीम साहब पहले घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे की चौखट पर हाथ रखा और धीरे से आवाज दी, भाई कुछ खाना मिल सके तो, मुसाफिर हैं, भूखे हैं। भीतर से खट से दरवाजा खुला। एक औरत बाहर निकली, मगर उसके हाथ में ना कोई रोटी थी न पानी का प्याला। उसकी आंखें सीधे मुर्गे पर टिक गईं। वह औरत मुर्गे को इस तरह घूरने लगी जैसे उसके सामने कोई अजूबा आ खड़ा हो। उसके होंठ सूखे हुए थे, आंखों में गीला सा असर। वो बस मुर्गे को देखती रही। हकीम साहब ने फिर कहा, बहन अगर कुछ है तो दे दो, हम दोनों को बहुत भूख लगी है। मगर औरत ने एक लफ्ज न कहा। वो पीछे हटी और दरवाजा खटाक से बंद कर लिया। हकीम साहब ने परेशान होकर अगला घर खटखटाया। वहां भी वही मंजर औरत बाहर आई। उसकी आंखें भी उसी मुर्गे पर टिक गईं। कुछ देर तक चुपचाप देखती रहीं, फिर दरवाजा बंद कर लिया। गली के हर दरवाजे पर यही होने लगा। हकीम साहब जिस घर की चौखट पर पहुंचते, उस घर की औरत बाहर निकल आती, एक नजर हकीम साहब पर डालती, फिर उस मुर्गे को इस तरह देखती जैसे कोई छुपा हुआ राज उसके सामने आ गया हो, मगर कोई कुछ कहता नहीं। अब तो गांव की पूरी गली का मंजर बदल चुका था। सारे घरों के दरवाजे आधे खुले हुए थे। उन दरवाजों की आड़ से औरतें झांक रही थीं। कोई अपनी ओढ़नी से चेहरा छुपाए, कोई बस मुर्गे को ताकती, कोई अपने बच्चों को पीछे खींचती। हकीम साहब हैरान थे। उन्होंने तो जिंदगी में ना जाने कितने गांव देखे थे, कितने घरों से रोटी मांगी थी, मगर ऐसा अजीब मंजर पहले कभी ना देखा था। वह बोले, अरे वाह रे, लोग भूखे से भी डरते हो या इस मुर्गे को देखकर किसी पुराने जख्म की टीस जाग उठी है? क्या बात है? मगर कौन जवाब देता? आवाजें तो जैसे मर चुकी थीं। थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते हकीम साहब ने एक और दरवाजा खटखटाया। इस बार दरवाजे से एक लड़की बाहर आई। उम्र यही कोई 20-21 बरस की, चेहरा प्यार से भरा, आंखों में थकन और डर की मिलीजुली परछाई। उस लड़की की नजर भी सीधी उस मुर्गे पर पड़ी। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और अजीब सा दर्द भी। उसने इधर उधर देखा। गली के सारे घरों के दरवाजे अब खुले हुए थे। हर घर की औरत बाहर झांक रही थी। उन निगाहों में सिर्फ एक ही मंजर था, हकीम साहब और उनका मुर्गा। हकीम साहब ने नर्म लहजे में लड़की से कहा, बेटी अगर घर में कुछ हो तो दे दो, भूख से आंतें हलक में आ रही हैं। मगर वह लड़की बिना कुछ बोले पलटी और तेजी से अंदर भागी। दरवाजा जोर से बंद कर लिया। हकीम साहब अब और भी परेशान हो चुके थे। उन्होंने गहरी सांस ली, मुर्गे की तरफ देखा और कहा, चल बेटा, यहां दिलों में एहसास नहीं, ना रोटी मिली ना पानी। चल पेड़ के नीचे चलकर बैठते हैं, कल सुबह कुछ और सोचेंगे, शायद कोई रास्ता निकल आए। मुर्गा धीरे धीरे उनके पीछे हो लिया। उनकी चाल में थकावट झलक रही थी। गांव की गलियों से होते हुए वह दोनों फिर उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। हकीम साहब जमीन पर बैठ गए, अपनी पोटली को सिरहाना बनाया, आंखें बंद की। मुर्गा भी उनके पास आकर बैठ गया, अपनी गर्दन मोड़कर पंखों में छुपा ली, मगर उसकी आंखें अब भी अध खुली थीं, जैसे वह उस गांव की हवाओं में तैरते खौफ को समझ रहा हो। रात अपने पूरे सन्नाटे के साथ गांव पर छा चुकी थी। कच्ची गलियों की मिट्टी भी थक कर चुप थी। पेड़ों के पत्ते हल्की हवा में सरसराते रहे, मगर जैसे वह भी किसी अनहोनी का अंदेशा सुना रहे हों। वो बूढ़ा मुसाफिर हकीम साहब और उसका साथी, वह अजीब मुर्गा, दोनों ही अपने अपने हाल में पेड़ के नीचे नींद की आगोश में समा चुके थे। मुर्गा एक और करवट लेकर बैठा रहा, मगर उसकी आंखें पूरी तरह बंद ना थीं, जैसे वह हर आहट, हर साया महसूस कर रहा हो। रात भर गांव की हवाओं में साजिशें तैरती रहीं। किसी घर से दबे पांव चलने की आवाज आती, किसी खिड़की से झांकती निगाहें नजरें चुराती। मगर वह रात गुजर गई। सुबह की पहली किरण जमीन पर उतरी तो गांव की फिजा में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी।
जैसे पूरा गांव किसी तैयारी में जुटा हो। कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर, कोई दरवाजे पर रंगोली बिखेर रहा था, कोई घर की दीवारों पर मिट्टी का लेप कर रहा था। हर गली में हलचल थी। हकीम साहब की आंखें खुलीं तो वह मंजर देखकर ठहर से गए। उन्होंने अपने मुर्गे की गर्दन पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, ये गांव तो सुबह से ही दुल्हन की तरह सजा रहा है। कैसी तैयारी है यह? इतने में कुछ गांव वाले वहां से गुजरते दिखाई दिए। हकीम साहब ने उन्हें आवाज दी, अरे भाई, ये क्या हो रहा है? गांव में कैसी सजावट, कैसी हलचल? एक अधेड़ उम्र का आदमी रुका। उसकी आंखों में नफरत झलक रही थी। उसने मुर्गे पर घूरती नजर डाली और फिर हकीम साहब से बोला, बूढ़े आदमी, आज हमारे गांव में शादी है। तू और तेरा ये मुर्गा हमारे रास्ते से दूर ही रहना, किसी मुसीबत में ना पड़ जाना, समझे? इतना कहकर वो आदमी अपनी राह चल पड़ा। हकीम साहब चुपचाप उसे जाते देखते रहे। फिर मुर्गे की तरफ मुस्कुराकर बोले, देखा बेटा, आज यहां खुशी का मौका है। शादी है तो खाने पीने का भी कुछ ना कुछ बचेगा। हमें भी रोटी का टुकड़ा मिल जाएगा। चलो थोड़ी देर ठहरते हैं। फिर उन्होंने थकी हुई सांस ली और बोले, तुम चाहो तो इस गांव में जरा घूम आओ, देखो तो सही ये कैसी बस्ती है। मैं यहीं बैठा हूं। मुर्गा गर्दन उठाकर खड़ा हुआ। उसके पंखों की चमक सुबह की धूप में और तेज हो गई थी। वह धीरे धीरे अपनी चाल में गांव की गलियों की तरफ बढ़ गया। गांव अब तक पूरी तरह शादी की तैयारियों में डूब चुका था, मगर उस मुर्गे की चाल, उसमें ऐसा ठहराव था कि हर गली से गुजरते हुए वह जैसे अपनी ही धुन में चल रहा हो। गांव की औरतें खिड़कियों से झरोखों से उसे ताकती रहीं। उसका जिस्म, उसकी चाल, उसकी आंखों की चमक हर किसी को खींच रही थी। मुर्गा टहलते टहलते उसी घर के सामने आ पहुंचा जहां कल रात हकीम साहब ने खाना मांगा था, और एक लड़की दरवाजा बंद करके अंदर चली गई थी। वो घर भी शादी की तैयारियों में डूबा हुआ था। दरवाजे पर हल्की हल्की रंगोली बिखरी हुई थी। कुछ फूलों की लड़ियां लटक रही थीं। मुर्गा घर के सामने रुका और अपनी गर्दन उठाकर एक अजीब सी आवाज निकाली। वो आवाज न कुकड़ुक थी, न कोई आम बांग। उसमें जैसे कोई पुकार थी, कोई सिसकी थी घर के भीतर। वह लड़की जो कल रात डर से चुप रह गई थी, उसकी कानों में वह आवाज पड़ी। वो दबे पांव बाहर आई, चारों तरफ नजर दौड़ाई। गांव की औरतें अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई थीं। किसी की नजर उस पर ना पड़ी। उसने झट से अंदर से एक मुट्ठी दाना और पानी का एक कटोरा उठाया। दरवाजे की आड़ से वह सब कुछ मुर्गे के सामने रख दिया। मुर्गा उस दाने को अपनी चोंच से उठाकर खाने लगा। लड़की उसके पास बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह धीमे लहजे में बोली, कल भी मैं तुम्हें खाना दे देती, मगर क्या करती, सब लोग देख रहे थे। यहां ऐसा करना ठीक नहीं समझा जाता। आज मौका मिला तो दे दिया। फिर वह कुछ रुक कर बोली, जानते हो, आज मेरी शादी है। इस गांव का रिवाज है कि किसी लड़की की शादी पहले किसी जानवर या परिंदे से की जाती है। मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और मेरे सामने कई जानवर खड़े किए जाएंगे। जिस जानवर पर मेरा हाथ पड़ेगा, मेरी शादी उससे हो जाएगी। लड़की की आवाज थरथराने लगी। जब मेरी जिंदगी में यह जुल्म होना ही है, तो मैं चाहती हूं कि कम से कम वो जानवर तुम हो, क्योंकि तुम तो किसी और से अच्छे हो। तुम्हारी आंखों में तो प्यार है, समझ है। मुर्गा खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। उसकी आंखों की चमक जैसे और तेज हो गई। लड़की अपने आंसू पोंछती हुई उठी और बोली, अब मैं अंदर जा रही हूं। तैयारियां शुरू हो गई हैं। तुम यहीं रहना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद आज मेरी शादी तुमसे हो जाए। इतना कहकर वह लड़की दरवाजे के भीतर चली गई। मुर्गा वहीं खड़ा रहा। फिर कुछ देर बाद अपनी चाल में वापस लौटा और हकीम साहब के पास उसी पेड़ के नीचे आ गया। हकीम साहब ने उसे आते देखा। उसके पंखों पर जमी धूल को अपने हाथ से झाड़ा और बोले, घूम आए बेटा, चलो बैठो। अब देखते हैं यह गांव और इसकी रस्में क्या रंग दिखाती हैं। गांव की गलियों में शहनाइयों की आवाजें और ढोलक की थापें गूंज रही थीं। हवा में फूलों की हल्की खुशबू तैर रही थी, मगर उस खुशबू में साजिश और जहालत की बू भी घुली हुई थी। वह बूढ़ा मुसाफिर, हकीम साहब, और उसका वह शहजादा सा मुर्गा उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी आंखों के सामने से लोग इधर उधर भागते दिख रहे थे। किसी के हाथ में कोई रस्सी थी, कोई अपने जानवर को खींचता ले जा रहा था, कोई अपने बकरे को सजाता तो कोई किसी बंदर की रस्सी थामे उसे घसीट रहा था। इतने में हकीम साहब के कानों में गांव वालों की आवाजें पड़ी, चलो चलो, अपने जानवर मैदान में ले चलो, सब जानवरों को इकट्ठा करो,
दुल्हन का वक्त हो गया है। हकीम साहब ने अपनी लाठी ठीक की, मुर्गे की गर्दन पर हाथ फेरा और बोले, चल बेटा, देखते हैं यह कैसी रस्म है, कैसी शादी है। हकीम साहब अपने मुर्गे को साथ लेकर उस मैदान की तरफ बढ़े जहां गांव वाले अपने जानवरों को जमा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने वह मंजर देखा जिसने उनकी आंखें नम कर दी। कुछ लोग एक लड़की को घसीटते हुए ला रहे थे। लड़की के बदन पर लाल जोड़े की चुन्नी थी जिसे वह बार बार गिरने से बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हाथ कांप रहे थे, पांव लड़खड़ा रहे थे, आंखों से आंसुओं की धार बहे जा रही थी। वो हर कदम पर रुक जाती और खुशामद करती, मुझ पर यह जुल्म मत करो, मुझे यह जुल्म ना सहना पड़े। मगर कौन सुनता। गांव वाले अपनी जहालत में डूबे हुए थे। उसे खींचकर मैदान में लाकर खड़ा कर दिया गया। वहां पहले से ही तरह तरह के जानवर खड़े थे, कोई बकरा, कोई बंदर, कोई कुत्ता, कोई कौवा। सब रस्सियों में बंधे हकीम साहब आगे बढ़े। उनके दिल में बेचैनी थी। वो उस दर्द को महसूस कर रहे थे जो उस लड़की की सिसकियों में छलक रहा था। उन्होंने गांव के सरदार से पूछा, भाई यह सब क्या हो रहा है? क्यों इस प्यारी बच्ची पर ऐसा जुल्म ढाया जा रहा है? सरदार की आंखों में नफरत की लपटें उठीं। वो गुर्रा कर बोला, बूढ़े हकीम, तुम बार बार हमारे बीच आकर क्या देखना चाहते हो? अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना मेरे आदमी तुम्हें यहां से घसीट कर बाहर कर देंगे। कब से देख रहा हूं तुम और तुम्हारा मुर्गा हमारे आसपास घूमते फिरते हो। तुम्हारा आने का मकसद क्या है? हकीम साहब ने गहरी सांस ली। वह जानते थे अब कुछ कहना बेकार है। फिर भी नरमी से बोले, भाई, मैंने तो बस ये देखा कि तुमने पूरे गांव के जानवर जमा किए हैं, मगर इन जानवरों में कोई मुर्गा नहीं है, तो लो मेरा मुर्गा भी शामिल कर लो। सरदार ने सोचा, हाँ चलो ठीक है, मुर्गा भी शामिल कर लेते हैं, वैसे भी इसमें क्या फर्क पड़ता है। उसने इशारा किया। हकीम साहब ने अपने मुर्गे को धीरे से आगे कर दिया। वह मुर्गा मैदान में उन जानवरों की कतार में जाकर खड़ा हो गया। अब वह घड़ी आ पहुंची थी। लड़की की आंखों पर एक मोटी काली पट्टी बांध दी गई। उसकी सिसकियां और तेज हो गईं। हाथ कांपते हुए आगे बढ़ाए गए। गांव की औरतें और मर्द सांसें रोककर उस मंजर को देख रहे थे। लड़की का हाथ कांपता हुआ आगे बढ़ा। उसकी उंगलियां किसी जानवर की खाल को महसूस करने को लरज रही थीं, और वह हाथ आखिर जाकर उस मुर्गे के ऊपर आकर ठहर गया। वो मुर्गा बिल्कुल जड़ सा खड़ा रहा। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह इस गांव की सारी जहालत को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हो। जही हाथ उस पर पड़ा, गांव में ढोलक बज उठे, शहनाइयों की आवाजें तेज हो गईं, औरतों ने ताली बजाई। गांव वालों ने ऐलान कर दिया, शादी मुकम्मल हुई। इस लड़की की शादी मुर्गे के साथ हो गई। इसके बाद लोग अपने घरों को चले गए। हकीम साहब अपने पेड़ के नीचे आ गए और लड़की और मुर्गा अपने कमरे में चले गए। शादी की वह रात धीरे धीरे अपने पूरे सन्नाटे के साथ गांव पर उतर आई थी। चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी। बस कहीं दूर से ढोलक की मध्यम थाप अब भी हवा में तैर रही थी। गांव की गलियां जैसे थक कर चुप हो गई थीं। वह प्यारी लड़की जिसे इस जहालत भरी रस्म ने एक जानवर के साथ बांध दिया था, अब अपने कमरे में थी। लाल जोड़े की चुन्नी अब भी उसके सिर पर थी। पांव में पायल की हल्की छन छन उसके कांपते कदमों का पता दे रही थी। कमरे में पहुंचते ही उसकी आंखों से वो काली पट्टी उतारी गई। आंखें धुंधली सी हुईं, मगर जैसे ही सामने देखा उसके दिल को थोड़ा चैन मिला। उसके सामने वही मुर्गा खड़ा था, वही अजीब सा मुर्गा जिसकी आंखों में प्यार की चमक थी। लड़की की सांसें थोड़ी संभली। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और दिल में सोचा, चलो इस जहालत में मेरी जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं रही। ये मुर्गा तो कम अज कम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक रात की ही तो बात है, कल सुबह किसी इंसान से शादी हो ही जाएगा। वह धीरे से मुर्गे के करीब गई। उसका दिल अब भी धड़क रहा था, मगर आवाज में नरमी थी। मुर्गे, आज की रात तू मेरा शौहर है, बता मैं तेरी क्या खिदमत कर सकती हूं। वो मुर्गे के सिर पर हाथ फेरने लगी, उसके नरम परों को अपनी कांपती उंगलियों से महसूस करती रही। मुर्गा उसकी इस कोशिश को महसूस कर रहा था। वो धीरे धीरे कमरे में इधर उधर टहलने लगा। उसकी चाल में वहीं ठहराव था। लड़की ने कमरे के कोने से दाना निकाला और उसके सामने बिखेर दिया। फिर पास पड़ी चादर को झाड़कर एक कोना उसके लिए बिछा दिया। आजा मुर्गे, आराम कर ले,
बस आज की रात तू मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाना, सुबह सब खत्म हो जाएगा। मुर्गा खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में जैसे कोई राज दबा बैठा था। इतने में मुर्गा अचानक फड़फड़ाया। उसने गर्दन घुमाई और कमरे में रखी हुई एक पुरानी सी मेज की तरफ बढ़ा। वहां एक कलम और दवात रखी थी और एक कागज का टुकड़ा। लड़की हैरानी से देखती रही। ये मुर्गा, ये क्या करने जा रहा है? मुर्गा अपने पंजे से वह कलम खींच लाया, अपनी चोंच से दवात में कलम डुबोई और पंजे से कागज पर कुछ लिखने लगा। लड़की की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके होंठ थरथराने लगे। ये कैसे मुमकिन है? एक मुर्गा मुर्गा कैसे लिख सकता है? उसकी सांसें अटक सी गईं। वह उस मंजर को ऐसे देख रही थी जैसे उसकी आंखें धोखा खा रही हों, मगर यह कोई धोखा ना था। मुर्गा लिखता गया और फिर कागज उसके सामने रख दिया। लड़की ने कांपते हाथों से वह कागज उठाया। उस पर लिखा था, अब तुम सिर्फ एक रात के लिए नहीं, पूरी उम्र के लिए मेरी बीवी बन सकती हो। यकीन मानो मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखूंगा, तुम्हें कोई दुख ना होने दूंगा। लड़की के हाथ से कागज गिरते गिरते बचा। वह मुर्गे की तरफ देख रही थी और सोच रही थी, ये कैसा माजरा है? एक मुर्गा कैसे इस तरह इंसानों की तरह सोच सकता है? कैसे इस तरह लिख सकता है? कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवाएं खिड़की के झरोखे से अंदर आकर उस कागज को हिला रही थीं। लड़की की आंखों में अब हैरानी कम थी और अजीब सा सुकून था। वो मुस्कुराई। क्या पता इस जानवर में ही मेरा सच्चा साथी हो, जो मेरी इज्जत करे, जो मेरे साथ इन गांव वालों से भी ज्यादा अच्छे तरीके से पेश आए। वो मुर्गे के पास बैठ गई। मुर्गा फिर कलम उठाता और उसके लिए कुछ ना कुछ लिखता। मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश करूंगा। तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। रात यूं ही कटती रही। लड़की उसकी लिखी बातें पढ़ती और हैरान होती। उसके दिल में अब डर की जगह तसल्ली ले रही थी। रात गुजर चुकी थी। वो रात जो एक लड़की की जिंदगी का सबसे अजीब, सबसे अनजाना और सबसे मुश्किल मोड़ बन गई थी। सूरज की पहली किरणें जब गांव की गलियों में उतरने लगीं, तो वह गांव जो हमेशा जहालत की चादर ओढ़े रहता था, आज और भी बेचैन नजर आ रहा था। गांव के हर घर से लोग निकलकर उसी घर के बाहर जमा होने लगे, जहां कल उस प्यारी लड़की की शादी एक मुर्गे के साथ कर दी गई थी। कोई अपनी आंखें मलता हुआ आया, कोई कानों में खोपे लगाता हुआ। औरतें अपनी ओढ़नियों को संभालती हुई झरोखों से झांकने लगीं। बच्चे भी अपने नंगे पांवों से धूल उड़ाते वहीं दौड़ते आए। वह घर अब जैसे गांव का सबसे बड़ा तमाशा बन चुका था। हकीम साहब भी उस भीड़ में पहुंचे। उनका चेहरा थका हुआ था, मगर उनकी आंखों में गहरी खामोशी थी। वह अपनी लाठी ठीक करते हुए भीड़ को देखते रहे और मन ही मन सोचते रहे, कितना अजीब है यह गांव, जहां इंसानों के नाम पर सिर्फ तमाशा होता है। अब वो घड़ी आई जिसका गांव वाले इंतजार कर रहे थे। दरवाजा खुला। वह लड़की अपने शौहर उस मुर्गे के साथ बाहर आई। लड़की का चेहरा बुझा हुआ था, मगर आंखों में अब वह डर न था जो कल रात था। अब उसमें कुछ और था, जैसे एक अजीब सा सुकून, जैसे उसने किसी अपने को चुन लिया हो। गांव का सरदार आगे बढ़ा। उसका लहजा गुर्राया हुआ था। अच्छा, अब ये रस्म पूरी हुई। अब वक्त है कि तेरी शादी किसी इंसान से कराई जाए। ये जानवर का खेल खत्म देख, यहां कितने खूबसूरत नौजवान खड़े हैं, जिनसे चाहे चुन लें। गांव के नौजवान अकड़कर खड़े हो गए। कोई अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था, कोई सिर ऊंचा किए खुद को सबसे बढ़कर दिखाने की कोशिश कर रहा था। मगर लड़की ने एक लंबी सांस ली। उसकी नजरें सीधे अपने मुर्गे पर टिक गईं। वो बोली। आवाज में ठहराव था, मगर लहजे में वह एहसास जो दिल को छू जाए नहीं। मैं किसी इंसान से शादी नहीं करूंगी। मेरी शादी अगर किसी से रहनी है तो इसी मुर्गे से रहेगी। मैं इस शादी को नहीं तोड़ना चाहती। यह सुनकर जैसे गांव की भीड़ सन्न रह गई। कुछ पलों के लिए एकदम खामोशी छा गई। फिर सरदार का गुस्सा भड़क उठा। ये क्या बकवास है? ये कैसी बात करती है तू? ये मुर्गा तेरा शौहर कैसे हो सकता है? क्या हो गया है? तुझे कौन सा जादू करवा दिया इस बूढ़े हकीम ने? तुम दोनों यहां क्यों आए थे? क्या मंसूबे थे? तुम्हारे गांव के सरदार की आंखों से जैसे आग बरसने लगी। वो हकीम साहब पर चीख पड़ा। बता बूढ़े, तूने क्या जादू किया है? इस लड़की पर तेरे आने से पहले तो ऐसा कभी ना हुआ। तू और तेरा मुर्गा हमारे गांव को बिगाड़ने आए हो। किस मकसद से आए हो यहां? हकीम साहब ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में दर्द झलक रहा था, मगर वह चुप रहे।
लड़की ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, मैं खुद अपनी मर्जी से कह रही हूं। इसमें ना हकीम साहब का हाथ है, न किसी जादू का। यह मुर्गा मेरे लिए तुम जैसे किसी इंसान से बेहतर है। मैं तुम में से किसी इंसान से शादी नहीं करूंगी। गांव की भीड़ गुस्से में बड़बड़ाने लगी। कोई कहता, यह लड़की पागल हो गई है। कोई बोला, इसने तो गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कोई चिल्लाया, इस बूढ़े हकीम को निकालो यहां से, इसी की वजह से यह सब हो रहा है। गांव के सरदार ने गुस्से में फैसला सुना दिया, अगर तू इस मुर्गे के साथ रहना चाहती है तो रह, मगर हमारे गांव में नहीं। यहां से निकल जा और इस बूढ़े को भी ले जा। हमारे गांव में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं। गांव वाले आगे बढ़े। उन्होंने लड़की और मुर्गे को गांव की हद से बाहर निकाला। हकीम साहब खुद चुपचाप उनके साथ हो लिए। वह तीनों, हकीम साहब, वह लड़की और वह मुर्गा, गांव की गलियों से निकलकर कच्ची पगडंडियों पर बढ़ते चले गए। उनके पीछे गांव की भीड़ कुछ दूर तक खड़ी देखती रही। फिर धीरे धीरे गांव की गलियों में खामोशी लौट आई। कच्ची पगडंडियों पर धूल उड़ती रही। सूरज सिर पर चढ़ चुका था और तपती जमीन के कण उन तीनों के पांवों में चुभ रहे थे। हवा की गर्मी भी जैसे उनकी थकान बढ़ा रही थी। वो लड़की, जिसके गांव वालों ने उसे एक अनोखी डोर से बांध दिया था, अपने आंचल से पसीना पोंछती रही। कदम थके हुए थे, मगर दिल में सुकून था कि वह उस गांव की झालत से दूर हो चली है। कुछ देर यूं ही चलते रहने के बाद लड़की की नजर उस मुर्गे पर पड़ी, जो उसके साथ साथ किसी साए की तरह चल रहा था। उसकी चाल में वही दबदबा था, गर्दन ऊंची, आंखों में चमक, जैसे वो किसी बादशाह का दवजीर हो। लड़की से आखिर ना रहा गया। उसने धीमे लहजे में कहा, बाबा, एक बात पूछूं, ये मुर्गा कौन है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? हकीम साहब ने चलते चलते ठहर कर एक पेड़ की छाव ली, लाठी को सीधा किया, पसीना पोंछा और गहरी सांस लेकर बोले, बेटी सुन, यह कोई आम मुर्गा नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। लड़की ने ताज्जुब से हकीम साहब की तरफ देखा। हकीम साहब ने अपनी थकी आंखें दूर आसमान पर टिका दी और बताने लगे, मैं बादशाह के महल में हकीम हूं, बड़ा शौकीन मिजाज। बादशाह है, दिल का अच्छा, मगर शिकार का बहुत शौकीन। एक दिन वह जंगल में शिकार करने निकला। घने पेड़ों के बीच शिकार करते करते थक गया। थक कर एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी तलवार एक तरफ रखी थी और वह आराम करने लगा। इसी बीच न जाने कहां से एक भूखा भेड़िया धीरे धीरे दबे पांव पीछे से उसकी तरफ बढ़ा। वो जानवर इस ताक में था कि कब बादशाह पर झपट्टे और उसे अपना शिकार बना लें। मगर उस जंगल में यह मुर्गा भी मौजूद था, यही भेड़िया झपटने ही वाला था। यह मुर्गा तेज रफ्तार से कूदा और अपनी चोंच और पंजे से भेड़िए की एक आंख फोड़ दी। भेड़िया कराह उठा। बादशाह ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, तलवार उठाई और एक ही वार में उस भेड़िए का काम तमाम कर दिया। बादशाह ने मुर्गे को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मुर्गे को अपने हाथों में उठाया और प्यार से सिर पर हाथ फेरा। जब लौटकर महल आया तो इस मुर्गे को भी साथ ले आया, मगर बेटी वहां आकर यह मुर्गा अजीब अजीब हरकतें करने लगा। वो महल में बादशाहों की तरह रहने लगा। दरबार की कुर्सी पर जाकर बैठ जाता। बादशाह जहां बैठता यह भी वहीं बैठने की कोशिश करता। खाने की थाली में अपने लिए अलग जगह बनाता, यहां तक कि अपनी चोंच और पंजे से लिखने भी लगा। बादशाह पहले तो हंसा, मगर फिर परेशान हो गया। उसे यह सब बातें अजीब लगने लगीं। आखिर उसने मुझे बुलाया और कहा, हकीम, इस मुर्गे को लेकर दूर दराज जाओ, इसे अपने साथ लेकर निकलो, शायद कहीं कोई इसका हल निकले। मैं इस मुर्गे को लेकर सफर पर निकला और हम तुम्हारे गांव में पहुंच गए। वहां देखा तो जहालत का वह मंजर कि इंसानों की शादियां जानवरों से करवाई जा रही थीं, और फिर तुम्हारी शादी इस मुर्गे से हो गई और तुमने पता नहीं क्या सोचकर इस शादी को तोड़ने से इनकार कर दिया। अब बेटी हम वहीं लौटेंगे। बादशाह के महल वहीं जाकर पता चलेगा कि इस मुर्गे की हकीकत क्या है और अब आगे क्या होना है। लड़की चुपचाप हकीम साहब की बात सुनती रही। उसके दिल में सवालों का समंदर उठ रहा था। एक मुर्गा जो लिखता है, सोचता है और बादशाहों की तरह चलता है, ये कैसे हो सकता है? वह मुर्गे की तरफ देखती रही। मुर्गा अब भी अपनी चाल में बेफिक्र चल रहा था, मगर उसकी आंखों में जैसे अब वो राज और गहरे होते जा रहे थे। तकरीबन 2 दिन और 2 रात का लंबा सफर तय करने के बाद वह तीनों, हकीम साहब, वह प्यारी लड़की और वह शहजादा मुर्गा, थके हारे बादशाह के आलीशान महल के दरवाजे पर पहुंचे।
सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था। महल के ऊंचे बुर्जों पर कबूतरों के झुंड बैठकर जैसे इस अजीब मंजर को देख रहे थे। सिपाहियों ने महल के अंदर खबर भिजवाई। कुछ ही देर में बादशाह खुद दालान में आकर खड़ा हुआ। उसने पहले उस लड़की पर नजर डाली जो अब भी दुल्हन के जोड़े में थी। फिर उसकी नजर उस मुर्गे पर पड़ी जो वहीं शान शौकत और अकड़ लिए खड़ा था। और आखिर उसकी आंखें हकीम साहब पर ठहरी। बादशाह की आवाज गूंज उठी, हकीम साहब, यह क्या माजरा है? यह लड़की कौन है? हमें सारी हकीकत बताओ। हकीम साहब ने धीरे धीरे सब कुछ बताया। किस तरह वो गांव, वहां की जहालत, वह अजीब रस्में, और फिर कैसे इस लड़की का हाथ इस मुर्गे पर पड़ा और शादी हो गई। कैसे वह लड़की उस गांव को छोड़कर उनके साथ महल तक आ गई। बादशाह सब सुनता रहा। उसकी आंखों में हैरानी झलक रही थी। कुछ देर चुप रहकर वह बोला, बेटी, जब तुमने अपना नाता इस मुर्गे से जोड़ ही लिया है तो अब यही तुम्हारा हमसफर है। आज से तुम्हारा नाम शहजादी नाजिया होगा। इस मुर्गे ने भेड़िए पर झपटकर मेरी जान बचाने की कोशिश की थी। इस महल में इस मुर्गे के लिए एक खास हिस्सा तय कर दिया जाएगा। वहां हमारे खास आदमियों के सिवा कोई सिपाही या कोई और दाखिल नहीं होगा। तुम वहां इसके साथ आराम से रह सकती हो। लड़की ने सिर हिला दिया। अब वह दोनों उस महल के उस हिस्से में चले गए जो मुर्गे के लिए तय किया गया था। वहां का हर कोना सजीला था। फूलों की महक, रंगीन पर्दे और नरम बिस्तर। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरते गए, 1 महीना यूं ही गुजर गया। ना शहजादी नाजिया ने कोई शिकायत की, ना ही उस मुर्गे ने महल में कोई अजीब हरकत की। सब कुछ ठहर सा गया था। मगर इंसानी दिल तो हर राज को जानने को बेचैन होता है। एक रात जब पूरा महल नींद में था, चांदनी महल की दीवारों को छू रही थी और हवा खामोश थी। बादशाह की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। उसके दिल में एक अजीब बेचैनी उठी। वो खुद से बोला, आखिर इस माजरे की तह तक पहुंचा जाए। क्या वजह है कि इस लड़की ने अब तक कोई शिकवा नहीं किया? यह मुर्गा आखिर है कौन? धीरे धीरे कदम रखते हुए वह उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां मुर्गा और शहजादी नाजिया रहते थे। कमरे के पास जाकर खड़ा हुआ। उसके कानों में कमरे के अंदर से 2 आवाजें पड़ीं, एक लड़की की और एक जवान लड़के की। बादशाह सन्न रह गया। यह कैसे हो सकता है? अंदर तो सिर्फ वह लड़की और एक मुर्गा होना चाहिए। यह लड़के की आवाज कहां से आ रही है? उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर कमरे की एक कोने में पड़ी। वहां वह खाल पड़ी थी, वह बड़ी सी मुर्गे की खाल। बादशाह की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे यह क्या माजरा है? क्या यह कोई इंसान है जो मुर्गे का भक्ष्य बनाकर रह रहा था? अगर मैं इसकी खाल जला दूं तो यह दोबारा मुर्गा नहीं बन पाएगा और इंसान बनकर ही रहेगा। बादशाह ने वह खाल उठाई, महल के बीचों बीच एक आग जलाई और उस खाल को डाल दिया। खाल जलते ही धुएं की लपटें उठीं। वह खाल जलती रही और उसकी बह हवा में फैलती रही। इसी लम्हे कमरे में वह लड़का जो शहजादी नाजिया के सामने अपनी असल शक्ल में था, दर्द से चीख पड़ा, ये क्या हो रहा है? मुझे जलन हो रही है। वो तड़पता हुआ कमरे से निकला, भागता हुआ महल की दीवारें लांघता अंधेरे जंगल की तरफ भाग गया। शहजादी नाजिया पीछे छे दौड़ी। रुको, कहाँ जा रहे हो? मगर शहजादा तो दूर निकल गया था। शहजादी नाजिया महल के आंगन में आई तो देखा आग की लपटों में वह खाल जल रही थी। वह चीख पड़ी, नहीं नहीं, ये क्या कर दिया आपने? बादशाह सलामत। उसने दौड़कर आग बुझाई, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो खाल जलकर राख हो चुकी थी। नाजिया रोती रही, चिल्लाती रही। बादशाह की आंखें भी नम हो गईं। वो ठगा सा खड़ा रहा। लड़की ने कांपती आवाज में पूरी हकीकत बता दी। यह मुर्गा असल में एक सल्तनत का शहजादा था। वह शरारती था और एक जादू की वजह से मुर्गा बन गया था। वह सिर्फ मेरे सामने इंसान की शक्ल में रह सकता था क्योंकि मैं उसकी बीवी हूं। बाकियों के सामने वह मुर्गा ही बनकर रहता था। बादशाह सलामत। आपने जो खाल जला दी वो उसका जिस्म थी। अब वो न जाने किस हाल में होगा, कहां भटकता फिरेगा। बादशाह भी सिर थाम कर बैठ गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी। खैर, जैसे तैसे रात गुजरी। सुबह की धूप महल की दीवारों पर फैल चुकी थी, मगर उस महल की फिजा पर उदासी की एक चादर तनी हुई थी। शहजादी नाजिया भारी कदमों से बादशाह के दरबार में आई। बादशाह अपने तख्त पर सिर झुकाए बैठा था। आंखों में रात भर की बेचैनी और पछतावे की लकीरें साफ झलक रही थीं। शहजादी नाजिया उसके सामने जाकर रुकी। आवाज में थरथराहट थी, मगर दिल में अज़्म था। बादशाह सलामत।
अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने शहज़ादे को ढूंढना चाहती हूँ। वही शहज़ादा जो मुर्गा बनकर मेरे साथ रहा और जिसकी खाल जल जाने से वह भाग गया। बादशाह ने उदासी भरी नज़रों से उसे देखा। बेटी, यह मुमकिन नहीं। तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? उसका कोई पता नहीं। वो न जाने अब किस जंगल, किस वीराने में भटक रहा होगा। मगर नाजिया की आंखों में आंसुओं के साथ वह जिद भी थी जो मोहब्बत से पैदा होती है। बादशाह सलामत, मैं उसे तलाश करूंगी। जब तक जान बाकी है तब तक हार नहीं मानूंगी। बादशाह ने गहरी सांस ली। ठीक है बेटी, जाओ अगर तुम जाना चाहती हो। शहजादी नाजिया ने कुछ जरूरी सामान लिया। एक थैली में सूखी रोटियां, पानी का मशक और बादशाह की तरफ से दिया गया। एक मजबूत घोड़ा वह घोड़े पर सवार होकर सफर पर निकल पड़ी। दिन बीतते गए। वह जंगलों, पहाड़ों, नदियों के किनारे भटकती रही। सूरज की तपिश, बारिश की बूंदें, रातों की ठंडी हवाएं सब उसके चेहरे पर अपने निशान छोड़ने लगी। उसका गोरा रंग अब मध्यम पड़ चुका था। गाल पिचक गए थे, बाल बिखरे हुए थे। आंखों में थकावट की गहराई थी, मगर दिल में उम्मीद की लौ अब भी जल रही थी। कई दिन यूं ही गुजर गए। एक शाम वह बेहद थक कर एक घने जंगल में एक पेड़ की जड़ पर बैठी थी। पत्तों की सरसराहट और झींगुरों की आवाजों के दरमियान अचानक उसकी नजर पास की डाल पर पड़ी, जहां एक तोता और तोती बैठे थे। तोता धीरे धीरे बोल रहा था, तुम्हें पता है, फरगान मुल्क का शहजादा बहुत बीमार पड़ा है। उसका आधा जिस्म जला हुआ है। बेचारा चैन से सांस भी नहीं ले सकता। वो वही शहजादा है जो कभी मुर्गा था, अब इंसानी शक्ल में है, मगर दर्द से तड़प रहा है। तोती ने हैरान होकर तोते से पूछा, तो फिर कोई इलाज नहीं है क्या? तोता बोला, इलाज है। इस जंगल में एक जड़ी बूटी है। अगर उसे पीसकर उसके जिस्म पर लगाया जाए तो वह ठीक हो सकता है, मगर वह बूटी बहुत मुश्किल से मिलती है। यह सुनते ही शहजादी नाजिया की धड़कन तेज हो गई। यह तो मेरे शहजादे की बात कर रहे हैं। तोता और तोती ये कहकर उड़ गए। नाजिया उठ खड़ी हुई। उसकी थकान जैसे उड़नछू हो गई। दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। अब वह उस जंगल में उस जड़ी बूटी की तलाश करने लगी। हर पौधे को देखती, हर झाड़ी को परखती, कांटे बदन को चुभते, पांव कीचड़ में ढंसते, मगर वह रुकती नहीं। आखिरकार उसकी आंखें उस बूटी पर जा टिकी, वहीं जो तोता बता रहा था। पतले हरे पत्ते, हल्की महक। उसने उसे जड़ों समेत निकाला, आंचल में लपेटा और सुकून का सांस लिया। अब उसका रुख फरगान मुल्क की ओर था, जहां उसका शहजादा तड़प रहा था। घोड़े को ऐड लगाई और रास्तों की धूल उड़ाती वो अपने प्यार की तलाश में फिर निकल पड़ी। 2 दिन और 2 रात की थकाऊ मुसाफिरी के बाद वह शहजादी नाजिया फरगान मुल्क की सरहद पर पहुंची। उसकी आंखों में धूल फूल, चेहरे पर सफर की थकान और कपड़ों पर सफर की गर्द लगी थी, मगर दिल में बस एक ही तड़प थी, अपने शहजादे को देखने की, उसे फिर से जीते हुए देखने की। शहजादी महल के बड़े दरवाजे पर पहुंची। सिपाहियों ने उसे हैरानी से देखा। वो खुद चलकर बादशाह के दरबार में गई। महल की दीवारों पर उसकी आवाज गूंज उठी, बादशाह सलामत, मैं शहजादे का इलाज कर सकती हूँ। बादशाह ने अपने तख्त से नजर उठाकर उस थकी हारी लड़की की तरफ देखा। तू कौन है बेटी? ये कैसी बात करती है? शहजादी ने अपने आंसुओं को अंदर रोकते हुए कहा, मैं एक हकीम हूं। मैंने सुना है कि शहजादा बीमार है, उसी का इलाज करने आई हूं। बादशाह ने मन में सोचा, इतने बड़े बड़े हकीम तबीब आए और हार कर लौट गए। ये नाजुक सी लड़की क्या कर सकेगी? मगर फिर बोला, ठीक है, अगर तुझे यकीन है तो कोशिश कर ले। शहजादी ने कहा, मुझे 30 दिन का वक्त चाहिए, उसके बाद शहजादा ठीक हो जाएगा। बादशाह ने इजाजत दे दी। तू अपना इलाज शुरू कर सकती है। शहजादी नाजिया ने अपनी जड़ी बूटी को पीसकर दवा बनाई। अपने हाथों से वह दवा शहजादे के जले हुए जिस्म पर लगाती रही। दिन बीते। धीरे धीरे शहजादे के जख्म भरने लगे। उसका चेहरा अब फिर से जवा होता दिखने लगा, मगर वह अपनी आंखें ना खोलता। 29 दिन गुजर चुके थे। शहजादा अब लगभग ठीक था, मगर उसकी पलकों पर अब भी एक साया था। 30वां दिन आया। शहजादी ने आखिरी बार वह दवा उसके जिस्म पर लगाई। उसकी आंखों में मोहब्बत की सच्ची कोशिश थी, होठों पर सिसकी दबी हुई थी। फिर वह बादशाह के पास गई और बोली, बादशाह सलामत, आज शाम तक शहजादा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चलती हूं। बादशाह हैरान रह गया। अरे, ये कैसी लड़की थी? न कोई इनाम लिया, न कोई नाम बताकर गई, बस इलाज कर दिया और चली गई। शहजादी नाजिया महल से निकल गई।
उसके कदम थक चुके थे, मगर दिल को सुकून था। शाम हुई। बादशाह अपने बेटे के सिरहाने बैठा रहा। वक्त बीतता गया। आखिर शहजादा धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाने लगा। 2 महीने बाद उसकी आंखें खुली थीं। बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने बेटे का सिर अपनी गोद में रख लिया। बेटा, आखिर तू ठीक हो गया, तू फिर से हमें मिल गया। शहजादे ने धीमे लहजे में पूछा। अब्बा जान, मेरा इलाज किसने किया? बादशाह ने कहा, बेटा हमें नहीं पता, कोई लड़की थी, आई थी, इलाज किया और बिना कुछ लिए चली गई। हमें खुशी है कि तू ठीक है, बाकी अब वह कौन थी, क्यों आई, कहाँ गई, ये हमें मालूम नहीं। शहजादा अब फिर से अपने महल में रहने लगा। उसकी सेहत लौट आई, मगर उसका दिल जैसे किसी अनकही तलाश में डूबा रहा। उस लड़की की तलाश में जिसने उसकी जान बचाई थी और खुद गुमनाम रह गई थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा। शहजादा फरगान के महल में अपनी सेहत संभालते हुए रह रहा था, मगर दिल में एक बेचैनी थी। हर लम्हा जैसे किसी अधूरी बात की तलाश करता रहता। एक रोज वह महल की बालकनी पर खड़ा दूर आसमान को ताकता रहा। हवा में बहती खुशबुओं में उसे जैसे कोई सिसकी सुनाई दी। दिल में ख्याल उठा, मैं अपनी बीवी से क्यों ना मिलूं? आखिर उसने मेरे बाद क्या किया होगा? वो कैसी होगी? कहीं वह अब भी मेरे लिए तड़प रही हो। फिर देर ना की, 10-15 सिपाहियों को तैयार किया और अपने काफिले के साथ अपनी बीवी यानी शहजादी नाजिया के महल की तरफ रवाना हो गया। वो लंबा सफर तय करते हुए जब अपने महल के दरवाजे पर पहुंचा तो सिपाहियों ने ऐलान किया। बादशाह, जो पहले उसका ससुर और मेजबान था, बाहर आया। उसके चेहरे पर हैरानी थी। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? शहजादा धीरे से मुस्कुराया और आदाब किया। बादशाह सलामत, मैं वही हूं, वही मुर्गा जिसकी खाल आपने जला दी थी, मगर इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपको पूरी सच्चाई नहीं मालूम थी। बादशाह ने अपनी आंखें फाड़ कर देखा। वो सन्न रह गया। उसकी जुबान से आवाज ना निकली। शहजादा आगे बोला, अब मुझे ये बताइए, मेरी बीवी कहाँ है? बादशाह ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, वह तो आज तक तुम्हारे कमरे में बैठी रहती है, रोती रहती है। उसका दिल हर वक्त उदास रहता है। शहजादा दिल में एक टीस महसूस करता तेज कदमों से उस कमरे की ओर बढ़ा जहां नाजिया रहती थी। कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर उसने धीमी आवाज में पुकारा। नाजिया लड़की, जो अपने आंसुओं में भीगी हुई थी, अपनी टूटी हुई सांसों को संभालते हुए धीरे से मुड़ी। उसकी आंखें जैसे यकीन ही न कर पाईं। सामने उसका शहजादा खड़ा था। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? शहजादा मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें बरसों की मोहब्बत और कसक बसी थी। मैं वही हूं, तुम्हारा मुर्गा, दूल्हा वही जिसका तुमने अपनी मोहब्बत से हाथ थामा था, वही जिसे तुमने अपना शौहर माना था। लड़की की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। वो दौड़कर उसके गले लग गई, सिसकती रही, थरथराती रही। ये सब क्या है? तुम ठीक कैसे हो गए? शहजादा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, पता नहीं नाजिया, मेरे बाबा कहते हैं कि कोई लड़की आई थी, उसने 30 दिन तक मेरा इलाज किया और बिना कुछ लिए चली गई। मैं नहीं जानता वो कौन थी। नाजिया के होठों पर हल्की मुस्कान आई, मगर उसने दिल की बात जुबान पर ना आने दी। बस पूछा, क्या उसने कुछ निशानी ली? शहजादा ने अपनी उंगलियों को देखा। मेरी एक अंगूठी थी, वह अब नहीं है, शायद वह अंगूठी ही ले गई हो। नाजिया के दिल में प्यार की गर्मी और गहरी हो गई, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है शहजादा, अब क्या चाहते हो? शहजादा ने उसके सिर पर हाथ रखा। मैं चाहता हूं कुछ दिन तुम्हारे साथ यहीं रहूं, फिर तुम्हें अपनी सल्तनत ले जाऊं। वहां हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। और हां, मैं बादशाह सलामत से मिलने आता जाता रहूंगा, क्योंकि वह भी अब मेरे अपने हैं। नाजिया की आंखों में अब खुशी की चमक थी। सुबह की नरम धूप में वह बादशाह के दरबार में पहुंचा। उसके पीछे नाजिया सिर झुकाए खड़ी थी। शहजादा झुककर बोला, बादशाह सलामत, अब वक्त आ गया है। मैं अपनी सल्तनत की तरफ लौट रहा हूं। ये मेरी बीवी है, इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। ये लड़की अब सिर्फ मेरी बीवी नहीं, आपकी बेटी भी है। बादशाह की आंखें भीग गईं। बिल्कुल बेटा, ये लड़की मेरी बेटी है, मगर एक बात तुमने अब तक यह नहीं बताया कि आखिर तुम्हारा इलाज कैसे हुआ, तुम ठीक कैसे हो गए? शहजादा ने गहरी सांस ली। बस यही तो मैं भी सोचता हूं, वह कौन थी? वह लड़की जिसने 30 दिन तक मेरा इलाज किया और एक लफ्ज अपनी पहचान का नहीं बताया, ना पैसा लिया ना इनाम, बस आई
मेरी जान बचाई और चली गई। बादशाह ने फिर पूछा, तो क्या वो कुछ भी नहीं ले गई? शहजादा बोला, शायद मेरी उंगली से मेरी अंगूठी निकाल ली होगी और कुछ नहीं। इतना कहते ही नाजिया ने धीरे से अपनी थैली खोली, कांपते हाथों से एक अंगूठी निकाली और बोली, क्या यह वही अंगूठी है? शहजादा ने जैसे अपनी सांसें थाम ली। उसकी आंखें अंगूठी पर ठहर गईं। वो वही अंगूठी थी, उसकी अपनी निशानी। यह अंगूठी यह तुम्हारे पास कैसे आई? नाजिया की आंखों में अब वो राज खुलने को था जो उसने अब तक छुपा रखा था। उसकी आवाज भीग गई। मैं ही वो लड़की थी शहजादा। मैं ही वह हकीम थी जिसने तुम्हारा इलाज किया। मैं ही वह थी जो तोते और तोती की बात सुनकर जड़ी बूटी लाई। और मैं ही वह थी जिसने तुम्हारा इलाज करने के बाद यह अंगूठी निशानी के तौर पर ले ली थी। शहजादा हैरानी से बैठ गया। उसके दिल में मोहब्बत की लहर दौड़ गई। मुझे कैसी मोहब्बत करने वाली बीवी मिली है जिसने अपनी पहचान छुपाकर मेरी जान बचाई, मगर कभी अपने एहसान का जिक्र न किया। वो नाजिया को गले से लगाकर रो पड़ा। तुमने मुझसे अपनी सच्चाई क्यों छुपाई? तुम्हारी मोहब्बत ने तो मुझे जैसे फिर से जीना सिखा दिया। बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। वो बोला, आज से यह लड़की सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, मेरी बेटी भी है, और इसकी रुखसती मैं अपनी खुशी और शान से कराऊंगा। महल में धूमधाम से शहनाइयां बजीं, रंग बिरंगे पर्दे लहराए। नाजिया की रुखसती बादशाह की बेटी बनकर हुई। महल की हर गली, हर दालान में खुशी की आवाजें गूंजी। शहजादा नाजिया को अपने महल ले गया। वहां दोनों खुशी खुशी रहने लगे। उनकी मोहब्बत की मिसालें दूर दूर तक दी जाने लगीं। और हाँ, वह दोनों अक्सर उस बादशाह से मिलने भी आते थे। और इस तरह एक लड़की की शादी उस शहजादे के साथ हो गई, या फिर यह भी कह सकते हैं कि लड़की की शादी मुर्गे के साथ हुई।